लेकिन अब मैं क्या करूं कि इस हेडर फाइल को यहाँ से रिमूव कर दूं, यहाँ से मैं हटा दिया। ठीक है, मैं हटाने के बाद मैंने प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव किया। मैं यहाँ से भी सेव कर देता हूँ, सेव किया मैंने प्रोग्राम को। इसके बाद मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, टर्मिनल मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख सको आउटपुट क्या मिल रहा है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे वार्निंग कुछ मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियसली वार्निंग मिलेगी, लेकिन कोई एरर नहीं मिलेगी और मुझे आउटपुट भी मेरा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखो, ये हमें ये सब देखिए, ये सब वार्निंग है। ठीक है, ये सब क्या है, देखिए वार्निंग है, ये इन फंक्शन मेन वार्निंग, ये वार्निंग है, ये भी वार्निंग है। ठीक है, सब वार्निंग है, लेकिन देखो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस F1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो ये हमें 1 मिल गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब ये रिटर्न किसको होगा, ये रिटर्न इसको होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, रिटर्न हुआ 2। अब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 किसको रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, अब 5 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 24 हो जाएगा 120। 120 कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, मतलब 5 इंटू 24 120 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में आज हमने फंक्शंस के बारे में इतनी सारी बातें सीखी है ना, हमने फंक्शन के लगभग सभी प्रकारों के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा है। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। उसके बाद गूगल ड्राइव की इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फ़ोल्डर्स मिलेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही पढ़ना है तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले फ़ोल्डर में क्लिक करके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 31st वीडियो में आज हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और साथ ही यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में समझना शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन प्रोग्राम के छोटे हिस्से होते हैं जो किसी एक काम को पूरा करते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में भी समझा था कि हमें जो भी काम करने हों अपने प्रोग्राम में, तो हमें उस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट देना चाहिए और उस छोटे छोटे काम के लिए जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो हर एक काम के लिए हम अलग फंक्शन बना सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे कोड को मैनेज करना आसान होता है। सी भाषा में फंक्शंस लिखने से प्रोग्राम आसान, छोटा और मैनेजेबल बनता है। ठीक है, तो अगर आप फंक्शंस लिखेंगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो लिखने में आसान होगा और छोटा भी होगा। आपका प्रोग्राम छोटा इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने कामों को छोटे छोटे फंक्शंस में बांट दिया और उसके बाद में बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तब देखिए जो फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में समझा था, हम फंक्शंस को दो बड़े वर्गों में बांट सकते हैं। पहले टाइप के फंक्शंस वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं और दूसरे टाइप के फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र द्वारा डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जो पहले से बने हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूज़र अपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाता है। हम दोनों ही फंक्शंस को बहुत डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो सी भाषा में पहले से बने रहते हैं। इनका कोड हमें लिखना नहीं पड़ता, हम केवल इन्हें कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही समझा कि प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अगर उन फंक्शंस का आपको उपयोग करना है तो बस आप क्या करो, उस फंक्शन को कॉल कर दो। आपको उसके लिए कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि
उसका कोड पहले ही लिखा जा चुका है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था ना कि फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और डेफिनेशन होता है, दो चीज़ें हमने जानी थी, ठीक है। फंक्शन का क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ उस बारे में। देखिए हमने समझा था कि फंक्शन की तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, और फिर होता है फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन, और तीसरी चीज़ होती है फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल। तो जब हम प्री डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो उसका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों ही पहले ही बना दिया गया है, ठीक है। वो पहले ही हेडर फाइल्स में बना के और लाइब्रेरी फाइल में बना के रख दिया गया है, ठीक है। हेडर फाइल में फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और लाइब्रेरी फाइल में फंक्शन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। बाकी उतना डिटेल में हमें जाने जरूरत नहीं है, आप ये बस जानो कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों पहले से बनाया है, किसमें, प्री डिफाइंड फंक्शन में। और बस हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। हमें बस फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और हम उस फंक्शन को कॉल करके हम उस फंक्शन को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले हमने अभी क्या समझा, हमने समझा कि जो फंक्शन होता है वो दो तरह के होते हैं, अभी हमने ये देखा, ठीक है। पहला होता है कौन सा, प्री डिफाइंड, और दूसरा हमने समझा कि फंक्शन दूसरा टाइप है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। लेकिन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। पहला तरह है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। और जो दूसरा टाइप है प्री डिफाइंड का वो है लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे जो हमें क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये दोनों टाइप आ रहे हैं किसके अंदर, प्री डिफाइंड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, पहले से बने फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो प्री डिफाइंड के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों ही टाइप के फंक्शन पहले ही बने हुए हैं, लेकिन कैसे और कहाँ बने हुए हैं उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जो हम अभी समझते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। ये फंक्शन कंपाइलर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है, कंपाइलर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। कौन, बिल्ट इन फंक्शन। बेसिक कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट। हेडर फाइल इंक्लूड किए बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन वार्निंग मिल सकती है, ठीक है। मतलब बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका उपयोग करने के लिए हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन फंक्शन को आप बिना हेडर फाइल इंक्लूड किए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन कंपाइलर के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन क्या है, कंपाइलर के अंदर पहले से मौजूद है, इसलिए अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करोगे इनकी हेडर फाइल को तो भी कोई एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, गेटस हो गया, पुटस हो गया, तो ये सारे वो फंक्शंस हैं जो आप इनकी हेडर फाइल को इंक्लूड किए बिना भी आप इनका उपयोग कर सकते हो। इन्हीं को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्ट इन फंक्शन। इन फंक्शंस को उपयोग करने के लिए हमें इनकी हेडर फाइल को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सी प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमने इसको प्रिंटफ फंक्शन को, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका उपयोग करने के लिए हमने क्या किया है, stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। अभी मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो प्रोग्राम बढ़िया रन हो जाएगा, ठीक है, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स हमें कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट टर्मिनल में। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन होके हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि इस हेडर फाइल को यहाँ से रिमूव कर दूँ, यहाँ से मैं हटा दिया, ठीक है। मैं हटाने के बाद मैंने प्रोग्राम को Ctrl+S करके सेव किया। मैं यहाँ से भी सेव कर देता हूँ, सेव किया मैंने प्रोग्राम को। इसके बाद मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। टर्मिनल मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख सको आउटपुट क्या मिल रहा है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे वार्निंग कुछ मिलेगी, ठीक है, ऑब्वियसली वार्निंग मिलेगी, लेकिन कोई एरर नहीं मिलेगी और मुझे आउटपुट भी मेरा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखो, ये हमें ये सब देखिए, ये सब वार्निंग है,
ठीक है। ये सब क्या है, देखिए वार्निंग है, ये इन फंक्शन मेन वार्निंग, ये वार्निंग है, ये भी वार्निंग है, ठीक है, सब वार्निंग है। लेकिन देखो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं प्रिंटफ, स्कैनफ, पुटस, है ना, गेटस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं। इनका उपयोग हम कर सकते हैं बिना हम हेडर फाइल इंक्लूड किए, लेकिन हमें आउटपुट में इस तरीके से वार्निंग मिलेगी, ठीक है। इस तरीके के फंक्शन क्या कहलाते हैं, इस तरीके के फंक्शन कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल है जो अभी हमने देखा, ठीक है। आप एग्ज़ाम में इस एग्जांपल को ज़रूर लिखिए और बताइए कि जब हम stdio.h इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी प्रोग्राम रन करेगा, बस हमें वार्निंग्स मिलेंगी कि आपने शायद हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के फंक्शन आते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स में होते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं जैसे कि ये सब आप देख पा रहे हैं, है ना, इनमें ये सारे फंक्शंस होते हैं जैसे math.h, string.h और उसके बाद में stdio.h, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, लेकिन जब हम f ओपन का फंक्शन का उपयोग करेंगे तब हमें इसे इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। f ओपन जैसे कि हम जानते हैं जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं तब हमें इस फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए संबंधित हेडर फाइल इंक्लूड करना आवश्यक है। ये एडवांस ऑपरेशन करते हैं जैसे मैथ, स्ट्रिंग, फाइल हैंडलिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको sqrt फंक्शन उपयोग करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए तब आपको math.h इंक्लूड करना पड़ेगा। स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए आपको string.h इंक्लूड करना पड़ेगा। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए string.h का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर किसी फाइल को आपको ओपन करना है तब आपको stdio.h का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप इन सारे फंक्शंस को उपयोग करना चाहते हैं तो बिना इन फाइल्स को इंक्लूड करे आप इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपको एरर मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम में हमने stdio.h और math.h इंक्लूड किया है और इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट कंप्यूट किया है, ठीक है। स्क्वायर रूट कंप्यूट करने के लिए हमने इस स्क्वायर रूट फंक्शन का उपयोग किया है। अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसको, math.h को, तो हमें एरर आएगी और हमें आउटपुट में इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस है इनका उपयोग करने के लिए हमें इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब उसके बाद हम समझते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। ये फंक्शंस प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है यूज़र डिफाइंड मतलब ऐसे फंक्शन जो यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। कोड को साफ और रीयूजेबल बनाने में मदद करते हैं कौन फंक्शन, ये सारे फंक्शन कौन से, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये पहले से नहीं बने हैं, ठीक है, ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड है। एग्जाम्पल के लिए दो संख्याओं का जोड़ निकालने वाला फंक्शन, ये किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने वाला फंक्शन, इन सारे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इन सारे फंक्शन को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जो हम फंक्शन बना रहे थे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये फंक्शन का क्या लिखा हुआ है, हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हम डेफिनेशन मेन के पहले क्यों लिखते हैं, ताकि हमें फंक्शन को डिक्लेयर ना करना पड़े। अगर इस डेफिनेशन को हम नीचे लिखते यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इस फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखना पड़ता यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इस बात को, इन सारी बातों को समझा था, ठीक है। तो अब इस फंक्शन, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में जो हमारा कंपाइलर होगा सबसे पहले इंक्लूड करेगा stdio.h को, उसके बाद में मेन को ढूंढेगा, मेन फंक्शन को, मेन फंक्शन यहाँ मिल जाएगा और मेन फंक्शन मिलने के बाद ये क्या करेगा, कॉल करेगा ऐड फंक्शन को, ठीक है। ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल ऐड फंक्शन के पास जाएगा और ऐड फंक्शन में ये दो वेरिएबल बनेंगे, कौन से नाम के, a और b नाम के दो वेरिएबल बनेंगे और a नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 4 और b नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो क्या होगी 6, ठीक है। दोनों वैल्यू का क्या होगा, एडिशन होगा, 4 + 6 क्या आएगा, 10 आएगा। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये इस इंटीजर को, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा, ठीक है। 10 आ जाएगा यहाँ पे और 10 जो है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, जो कि 10 है। इस तरीके से ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, हमने पिछले वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझा भी था।
अब देखिए फंक्शन बेस्ड ऑन आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप, हम आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के आधार पे भी फंक्शंस को डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन मुख्य रूप से आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फंक्शन को उसके आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के आधार पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। उस तरीके से हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा, आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हमने पढ़ा कि फंक्शन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला प्री डिफाइंड और दूसरा यूज़र डिफाइंड, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि प्री डिफाइंड 2 तरह के होते हैं, पहला बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन, और दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन हमने पढ़ा 2 टाइप का। लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसको हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं 4 तरीके से, कि हमारा फंक्शन आर्गुमेंट ले रहा है कि नहीं और रिटर्न कर रहा है कि नहीं, इस आधार पर हम 4 तरीके से बांट सकते हैं इन फंक्शंस को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं इन सारे टाइप के फंक्शंस को। तो चलिए सबसे पहले हम उस फंक्शन को समझते हैं जो ना ही आर्गुमेंट लेता है और ना ही कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन ना तो कोई इनपुट लेते हैं और ना ही कुछ वापस लौटाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कोई फिक्स काम करना हो या जैसे वेलकम मैसेज प्रिंट करना हो तब हम इन सारे फंक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बना है। ये प्रोग्राम में क्या होगा, कंपाइलर सबसे पहले इंक्लूड करेगा, इंक्लूड करने के बाद देखेगा अरे ये तो मेन नहीं है, तो कहाँ जाएगा, मेन के पास जाएगा। और मेन के पास जाते ही देखो यहाँ पे ये मैसेज फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया हुआ है और फंक्शन का ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, अब देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ लेकिन कोई यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। देखो यहाँ पे हम इंट ए इंट बी लिखे थे पिछले वाले फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे मैसेज के अंदर कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि बिना आर्गुमेंट के ये जो फंक्शन है बिना आर्गुमेंट के है। तो जब ये कुछ यहाँ से आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट रिसीव भी नहीं करेगा, है ना। देखो यहाँ कुछ रिसीव भी नहीं कर रहा है। और उसी तरीके से देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या लिखा है, वॉइड लिखा है। वॉइड मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ना ही ये कुछ इनपुट लेगा और ना ही ये कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बस ये प्रिंट कर रहा है इस मैसेज को, ठीक है। तो इस लाइन के कारण हमें ये मैसेज दिख जाएगा, क्या मैसेज दिख जाएगा, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और कंट्रोल चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न 0 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फंक्शन होता है जिसमें हम कुछ भी ना ही इनपुट दे रहे हैं और ना ही यह फंक्शन कुछ भी हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले तरीके का हो गया। दूसरे तरीके का फंक्शन हो जाएगा कि बिना आर्गुमेंट लेकिन रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन, मतलब ये इनपुट नहीं लेते लेकिन आउटपुट लौटाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब लॉजिक फिक्स ना हो लेकिन आउटपुट चाहिए, अगर हमारा लॉजिक फिक्स नहीं है लेकिन हमें आउटपुट चाहिए तब हम इस तरीके के फंक्शन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे हमारा लॉजिक फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, बस एक गेट नंबर नाम का फंक्शन बना दिया, ठीक है। गेट नंबर नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, ये कुछ इनपुट नहीं ले रहा है लेकिन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही देखो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे देखो ये फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो पहली बात तो इसने कुछ भी इनपुट नहीं लिया, ठीक है, नो इनपुट नो आर्गुमेंट। और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो क्या कर रहा है, हमें हमारा लॉजिक कुछ भी क्लियर नहीं है, हमें 25 चाहिए था नम नाम के वेरिएबल में, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने 25 को रिटर्न करा दिया। 25 को रिटर्न करा, 25 कहाँ पे आ जाएगा, 25 इस गेट नंबर की जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, 25 को रिटर्न किया, ठीक है। अब नम नाम के वेरिएबल में हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू 25 मिल जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, बाद में प्रिंट कर देंगे, आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं फंक्शन में, कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं लेकिन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल में हमने इंटीजर रिटर्न किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के फंक्शन आते हैं वो होते हैं कि आर्गुमेंट के साथ लेकिन बिना रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम आर्गुमेंट नहीं लेंगे लेकिन वैल्यू रिटर्न करेंगे।
इनपुट लेते हैं लेकिन वैल्यू वापस नहीं करते हैं, अक्सर सिर्फ प्रिंट या टास्क पूरा करने के लिए उपयोग होते हैं। अब इस टाइप के फंक्शन क्या होंगे, देखो यहाँ पे ये इनपुट लेते हैं, मतलब हम इसमें आर्गूमेंट पास कर रहे हैं लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, है ना। देखो हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं कौन कौन से, 5 और 10। तो जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा, ए में 5 स्टोर हो जाएगा और बी में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। ए में 5 स्टोर हो जाएगा और बी में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अब, एक ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा लेकिन आर्गूमेंट लेगा। तो आर्गूमेंट ले रहा है और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अगर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब कि इसके अंदर ही हमें वैल्यू को प्रिंट करानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कराया भी है। हमने यहाँ पे क्या कराया है कि सम इक्वल टू परसेंटेज डी मतलब ए और बी का एडिशन। ठीक है, तो 5 + 10 मतलब 15 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, सम इक्वल टू 15। ठीक है, बहुत ईजी है ना। अब देखो उसके बाद में जो आखिरी टाइप का फंक्शन होता है वो होता है कि आर्गूमेंट के साथ रिटर्न वैल्यू वाले फंक्शन। मतलब ये क्या करेंगे, ये इनपुट लेते हैं और रिजल्ट भी लौटाते हैं। ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, पहली बात तो ये इनपुट भी लेंगे, है ना, और उसके बाद में कुछ रिटर्न भी करेंगे। तो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट में क्या लिया इसने, 4 और 7 लिया, तो x की जगह 4, y की जगह 7, तो 4 × 7 28। रिटर्न क्या कर देगा, 28 रिटर्न करेगा। 28 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 28। ठीक है, 28 यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट में 28 स्टोर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को 4 तरीके से हमने बांट दिया। ठीक है, पहला तरीका, ना ही वो आर्गूमेंट लेगा ना ही रिटर्न करेगा। फिर दूसरा, आर्गूमेंट लेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। फिर तीसरा, रिटर्न करेगा लेकिन आर्गूमेंट नहीं लेगा। और चौथा, आर्गूमेंट भी लेगा और रिटर्न भी करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, चारों कॉम्बिनेशन आप बना दो तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और तरह का फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन। ये अलग तरीके का फंक्शन होता है। ठीक है, जो हम फंक्शन अभी देख रहे थे ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन जब कॉल करेगा उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है कि एक बार हमने फंक्शन कॉल किया, अब वो फंक्शन कॉल के बाद जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने आप को ही बहुत देर तक कॉल करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई को कॉल किया, मल्टीप्लाई पे कंट्रोल गया। अब मल्टीप्लाई फंक्शन का जो डेफिनेशन है, मल्टीप्लाई फंक्शन का बॉडी है, इस बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई खुद को नहीं कॉल कर रहा है ना, तो ये रिकर्सिव नहीं कहलाएगा। रिकर्सिव कब कहलाएगा, जब ये मल्टीप्लाई खुद को ही अपने अंदर से कॉल करता, तब हम क्या बोलते कि रिकर्सिव फंक्शन है। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। यह बड़े कार्यों को छोटे भागों में तोड़कर हल करता है। जब हमारे पास बड़े काम होते हैं तो उन बड़े कामों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उन छोटे भागों को सॉल्व करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ठीक है, उसमें हम रिकर्सिव फंक्शंस का उपयोग करते हैं जनरली। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फैक्टोरियल अगर आपको कंप्यूट करना है, ठीक है, या फिबोनाची सीरीज़ कंप्यूट करना है, तब हम जनरली रिकर्सिव फंक्शंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो कंपाइलर होगा वो सबसे पहले इंक्लूड करेगा किसको, stdio.h को। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसका मेन को ढूंढेगा। तो क्या ये मेन है, नहीं ये मेन नहीं है, नीचे जाएगा यहाँ पे मेन मिल जाएगा, कंपाइलर खुश हो जाएगा कि मेन मिल गया। अंदर जाएगा, बोलेगा, देखेगा कि यहाँ पे प्रिंट है, बोलेगा ठीक है, प्रिंट करना शुरू करेगा, फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। बोलेगा अरे तो फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो फंक्शन के पास चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब फंक्शन के पास गए तो एक वैल्यू पास हुई जो कि 5 है, तो 5 भी साथ में गया और n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी। हम एल्स के पास जाएंगे, एल्स के पास जाके क्या होगा, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, 5 × फैक्टोरियल n-1 को रिटर्न करो। ठीक है, फैक्टोरियल n-1 को रिटर्न करो। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अब रिटर्न तो तब करेंगे ना जब ये मुद्दा क्लियर होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है n
तो n की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू अभी क्या है 5 है। लेकिन फैक्टोरियल n-1 तो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो फैक्टोरियल n-1 मतलब क्या, मतलब फैक्टोरियल n की वैल्यू 5 है, -1 मतलब 4, मतलब फैक्टोरियल 4। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस उसको f लिख रहा हूँ फैक्टोरियल को। मतलब इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसी फंक्शन को कॉल करो। कैसे कॉल करो, फैक्टोरियल 4 के साथ कॉल करो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस फंक्शन की ऐसे एक कॉपी बन जाएगी, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है ना, वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पे यही सेम फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही सेम, मैं लिखूंगा नहीं, टाइम बहुत लगेगा। तो अब 4 के साथ यही फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन, यही फंक्शन जो ये है। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो n की वैल्यू 4 है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो कि n की वैल्यू क्या है 4 है, कंडीशन गलत होगी, एल्स में जाएंगे, एल्स में जाके यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, इनटू फिर बोल रहा है क्या कि फैक्टोरियल n-1 मतलब 4-1 को कॉल करो, 4-1 मतलब 3। तो फिर से यही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, अब नए सेट ऑफ वैल्यू के लिए कॉल हो रहा है। ठीक है, यही फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। ठीक है, एक और इसकी कॉपी बन जाए, कॉपी नहीं बनती एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहीं पे बार बार वैल्यू चेंज हो रही है, और वो वैल्यूज़ क्या होती है, स्टैक में स्टोर होती जाती है। ठीक है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके ऐसा डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यही फंक्शन फिर से कॉल हुआ, अब यहाँ पे इस बार n की वैल्यू 3 के लिए कॉल हुआ। ठीक है, यही फंक्शन, अब क्या होगा कि n की वैल्यू 3 के लिए कॉल होगा, फिर से कंडीशन गलत होगी, है ना, एल्स में जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 इंटू फैक्टोरियल 3-1, 3-1 मतलब 2। ठीक है, फिर से फंक्शन कॉल होगा, तो इस बार f2 के लिए कॉल होगा, मतलब फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा कि फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 = 1, कंडीशन गलत, एल्स में जाएंगे और फिर से रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, और उसके बाद में फैक्टोरियल 2-1 कॉल होगा। ठीक है, 2-1 कॉल होगा, तो फिर से फंक्शन कॉल हुआ, मतलब फिर से क्या हुआ, फैक्टोरियल ने ही फैक्टोरियल को फिर से कॉल किया। अब फिर से कॉल किया तो क्या होगा, फिर से यही सेम चीज़ होगी, है ना, इसी फंक्शन के अंदर फिर से कंट्रोल जाएगा। इस बार n की वैल्यू 1 होगी, इस बार n की वैल्यू जब 1 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। n की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन जो होगी, n की वैल्यू 1 है, कंडीशन 1 = 1, कंडीशन ट्रू, तो क्या करना है, रिटर्न करना है, क्या करना है, 1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो ये जो 1 रिटर्न हुआ ना, ये कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से कॉल हुआ ना, तो ये 1 कहाँ जाएगा, इसकी जगह जाएगा। यहाँ पे देखो यही ना कॉल हुआ था, देखो जब f2-1 कॉल हुआ तो हम यहाँ आए, है ना, f2-1 मतलब 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी मतलब 1 रिटर्न करो। 1 रिटर्न कहाँ आएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, तो इस f1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो ये हमें 1 मिल गया, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। अब ये रिटर्न किसको होगा, ये रिटर्न इसको होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, रिटर्न हुआ 2। अब 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 किसको रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 4 × 6 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। ठीक है, अब 5 × 24 क्या हो जाएगा, 5 × 24 हो जाएगा 120। 120 कहाँ जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120, मतलब 5 × 24 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, मतलब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। मैंने अलग अलग बनाया है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं, यही जो है बार बार यहीं पे कॉल होता रहता है, और जो पुरानी वैल्यूज़ हैं वो स्टैक में स्टोर होती रहती है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो चिंता मत करिए, हम रिकर्सिव फंक्शन पर अभी आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स में हम और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। फंक्शंस प्रोग्राम लिखने को आसान बनाते हैं, इनसे कोड छोटा, साफ और रीयूजेबल बनता है। बिल्ट इन फंक्शन तैयार समाधान देते हैं, मतलब कि बिल्ट इन फंक्शन में पहले से सॉल्यूशंस लिखे होते हैं।
ठीक है, कि जैसे प्रिंटफ करना है हमें, प्रिंटफ फंक्शन का हमने उपयोग किया, तो कैसे प्रिंट करना है ये चीज़ें पहले से लिखी हुई है बिल्ट इन फंक्शन में। ठीक है, मतलब प्रिंटफ का जो भी डेफिनेशन होगा उसमें पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर को नियंत्रण देते हैं, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में प्रोग्रामर जो होता है अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकता है। आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप वाले फंक्शन सिचुएशन के अनुसार उपयोग होते हैं, जिसमें हमें आर्गुमेंट देना है कि नहीं और रिटर्न टाइप लेना है कि नहीं। अगर हमें इस टाइप के फंक्शन लिखना है तो वो सिचुएशन के हिसाब से उपयोग होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में आज हमने फंक्शंस के बारे में इतनी सारी बातें सीखी है ना, हमने फंक्शन के लगभग सभी प्रकारों के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा है। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। उसके बाद गूगल ड्राइव की इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फ़ोल्डर्स मिलेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही पढ़ना है तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले फ़ोल्डर में क्लिक करके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी ये फ़ोल्डर है। आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो कि 3rd और 5th सेमेस्टर के फ़िलहाल अभी हैं, आप इनको डाउनलोड करके अगर आप 3rd और 5th सेमेस्टर में हो तो आप देख सकते हो कि पिछले एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।